हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोगों ने इससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फ्यू के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी अति सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के चैप्टर का नाम है, इसी पर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, जब इसी पर चर्चा कर रहे थे तो हम इसी के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक है, इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने कहाँ तक पहुंचा था? तो हम लोगों ने इसमें बैक्टीरिया, ठीक है, उसके बाद कवक, शैवाल, फिर उसका प्रोटोजोआ, ये सारी चीजें हम लोग फंगी उंगी सब पढ़ चुके थे। ठीक है, अब इसी पर हम लोग आगे की तरफ चर्चा करेंगे। हम लोगों को पढ़ना क्या था? तो फर्मेंटेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। किण्वन के बारे में हमको क्या करना था, चर्चा करनी थी। किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, और किसने इसकी खोज की थी, किसने इसकी खोज की थी, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, उसके बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, चर्चा करना है। किण्वन के बारे में चर्चा करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जितना बुक में दिया है, जैसे जैसे दिया उस तरह से हम इसको पढ़ाते हुए निकल जाएंगे। और आपको भी क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से पढ़ के रखना है, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत कठिन चैप्टर भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर भी नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिनको पढ़ लेना बहुत ही क्या है, जरूरी है, जिसको पढ़ लेना बहुत ही जरूरी है। एक वैज्ञानिक थे, लुई पाश्चर। कौन था? तो लुई पाश्चर थे। ठीक है, ठीक है, लुई पाश्चर। ठीक है, 1857। ठीक है, 1857। ठीक है, ये लुई पाश्चर है। इन्होंने ही क्या किया था, किण्वन विधि की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, या इसके बारे में हमको क्या किया था, बताया था, डिस्कवर किया था, लुई पाश्चर ने किया था। कब किया था? तो 1857 में लुई पाश्चर ने इसकी खोज की थी। इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या करने चल रहे हैं, चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु, ठीक है, कुछ जीवाणु के जरिए, ठीक है, कुछ ऐसे जीवाणु जो क्या करते हैं कि चीनी चीनी के, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, चीनी के एल्कोहल, ठीक है, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, बना है। ठीक है, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। ठीक है, तो कहने का मतलब एल्कोहल कैसे बना है, एल्कोहल कैसे बना है? तो चीनी क्या हुआ है, चीनी का क्या हुआ है, कुछ जीवाणुओं की वजह से क्या हुआ है, एल्कोहल बना है। इसी को, जो ये परिवर्तन देखने को मिला है, इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को परिवर्तन को, ये जो परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसी परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। और लुईस पाश्चर ने 1857 में इसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, इसकी क्या की थी, खोज की थी, फर्मेंटेशन के बारे में, किण्वन के बारे में। बस इतना ही इसमें है, और इतना ही इसको क्या करना है, जानना है, इसको जानना है। ठीक है, इसको ध्यान दे लीजिए। अब देखिए इसके आगे का क्या जो हेडिंग है, वो हेडिंग क्या है? तो मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये आगे का क्या है, आपको इस पर भी हमने चर्चा कर ली थी। हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, इस वजह से ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीवों का, ठीक है, औषधि में प्रयोग, ठीक है, या औषधि में उपयोग। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग, किस तरह से ये बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। जब हमारे शरीर
को कोई भी रोग क्या होता है कवर करता है, या कोई भी रोग हमको होता है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, दवा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, औषधि का प्रयोग करते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो उनको बनाने का कार्य करते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो उनको क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस जो जो हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया जिसको कहते हैं आप लोग, या कोई भी चीज है, ठीक है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उनका क्या हो जाता है, उनको कंट्रोल करना या उनको किल करना या मारना, या कह सकते हैं कि उनका भक्षण करके हमारे शरीर को क्या करता है, बचाने का काम करता है। और इसी को कहा जाता है कि जब रोग से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाए औषधि के जरिए, तो इसी को प्रतिजैविक या कहा जा सकता है एंटीबायोटिक कहा जा सकता है, ठीक है, क्या कहा जा सकता है, एंटीबायोटिक कहा जा सकता है, ठीक है। ये बीमारी को जो क्या करते हैं, इनको जो बीमारी हमारे शरीर में फैल रही है, जो पैदा हो रही है सूक्ष्म जीवों के जरिए जो हमारे शरीर में फैल रही है, उनको क्या करता है, उनको या तो नष्ट कर देगा या तो उनकी वृद्धि को ही रोक देगा। इस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जा सकता है, ठीक है। अब इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लिखवाना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आजकल जीवाणु, ध्यान से सुनिएगा, आजकल जीवाणु, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है, फिर से सुनिएगा, आजकल जीवाणु प्रोटोजोआ या कवक से, ठीक है, या कवक से, प्रोटोजोआ को छोड़िए, मैक्सिमम अगर हम बात करें तो जीवाणु और कवक से क्या किया जाता है, औषधि बनाई जाती है। वो भी औषधि किस प्रकार की होती है, तो प्रतिजैविक औषधि होती है, ठीक है। हमने क्या कहा कि कुछ जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, जीवाणु होते हैं वह कवक होते हैं, ठीक है, जिनसे क्या बनाया जाता है, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक बनाया जाता है, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक, ठीक है, जैविक बनाया जाता है एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है, जो क्या करते हैं, दूसरे जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि को रोकते हैं, जो वो हमारे शरीर में फैल रहे हैं उनको रोकने का काम करते हैं, या उनका भक्षण करते हैं, या उनको नष्ट कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसी तरह से जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ध्यान से सुनिएगा, ये भी क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। फिर उसके बाद है टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, फिर एरिथ्रोमाइसिन है। समान रूप से उपयोग किए जाने वाले क्या है, ये प्रतिजैविक है, जो जीवाणु और कवक से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है, क्या किए जाते हैं, जीवाणु और कवक से बनाए जाते हैं, जीवाणु और कवक से क्या किया जाता है, उनको बनाया जाता है। किसको किसको बनाया जाता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन को क्या किया जाता है, जीवाणु और कवक से क्या किया जाता है, उनको बनाया जाता है, ठीक है। बार बार दोहरा रहा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जो होता है, यह जीवाणु और कवक से क्या होते हैं, बनते हैं, जो प्रतिजैविक का काम करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिजैविक का काम करते हैं, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक उत्पादन किया जाता है, जिनका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार से चिकित्सा में किया जाता है। 1929 में ध्यान से इस साल को याद रखिएगा, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसकी बात कर रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। जीवाणुओं को रोगों से, मतलब जीवाणु से होने वाले रोग के बचाव के लिए क्या कर रहे थे, यह प्रयोग कर रहे थे। कौन कर रहे थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कर रहे थे। कौन कर रहा था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो क्या कर रहे थे, इस तरह से जीवाणु से बचने के लिए क्या कर रहे थे, जीवाणु से बचने के लिए उन पर प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। कौन कर रहा था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कर रहे थे। कब कर रहे थे, तो 1929 में कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अचानक से, ठीक है, संवर्धन के दौरान तस्तरी नुमा, ठीक है, हरे रंग का, ठीक है, तस्तरी नुमा हरे रंग का जो फफूंद है, वो छोटे बीजाणु देखे, ठीक है, फफूंद के छोटे बीजाणु देखे, और उन्होंने पाया कि जो ये
जो फफूंद के बीजाणु हैं वो जीवाणुओं की वृद्धि को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। यानी जो जीवाणु, हानिकारक जीवाणु तेजी से वृद्धि कर रहा था उसको रोकने का काम कौन कर रहा है, फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु। ठीक है, बीजाणु भी बढ़ रहे थे, बीजाणु की संख्या बढ़ रही थी, वो धीरे धीरे किस पर, जीवाणु, हानिकारक जीवाणु पर हावी हो रहे थे, उनकी संख्या को रोक रहे थे, उनको नष्ट कर रहे थे। ये प्रक्रिया उनको देखने को मिला। तो जब ये चीजें देखने को मिली तो तथ्य में पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद के द्वारा मारे गए। बहुत सारे जीवाणु जो है वो फफूंद के द्वारा क्या कर दिए गए, मारे गए। ठीक है, और जब फफूंद के द्वारा मारे गए तो इसी फफूंद के जरिए हमारी एक दवा निकल कर आती है जिसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, और इसी फफूंद से क्या बनाया गया, पेनिसिलिन बनाया गया। क्या बनाया गया, पेनिसिलिन बनाया गया, जिसका यूज किसमें किया जाता है, बीमारियों में पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। पेनिसिलिन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, बीमारियों में किया जाता है। किसने किया था, तो 1929 में किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, देखिए बार बार दोहराने का यही कारण है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किस क्या कर रहे थे, तो रोगों को क्या कर रहे थे, बचने के लिए जीवाणुओं पर कार्य कर रहे थे। उसमें क्या देखे, तो फफूंद को देखे। फफूंद का क्या था, बीजाणु बड़ी तेजी से वृद्धि कर रहे थे और यही बीजाणु जो थे, जो हानिकारक जीवाणु थे, उनको मारने का काम, उनकी वृद्धि को रोकने का काम शुरू कर दिए थे। क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, यही। और बीजाणुओं का क्या है, जीवाणुओं को मतलब हानिकारक जीवाणुओं पर प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने फफूंद, ठीक है, फफूंद, फफूंद, ठीक है, फफूंद के बीजाणु, फफूंद के बीजाणु, बीजाणु, ठीक है, फफूंद के बीजाणु, ठीक है, फफूंद के बीजाणु जीवाणुओं को नष्ट कर रहे थे, जीवाणु को नष्ट कर रहे थे, कर रहे थे। ठीक है, जीवाणु को नष्ट कर रहे थे। ठीक है, जीवाणु को नष्ट कर रहे थे और उनको इसी फफूंद से क्या बनाया, तो पेनिसिलिन नामक दवा बनाई गई। पेनिसिलिन नामक दवा बनाई गई। पेनिसिलिन नामक दवा, पेनिसिलिन दवा बनाई गई। क्या बनाई गई, पेनिसिलिन दवा बनाई गई। ठीक है भाई, अब फिर से सुन लीजिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम समझाने का काम कर रहे हैं तो समझिएगा। अब ये पेनिसिलिन फिर से सुनिएगा, क्योंकि मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। ये फफूंद के जो बीजाणु हैं, ठीक है, बीजाणु हैं, वो किसको, जीवाणु को मारने का काम कर रहे हैं, संक्रमण को रोकने का काम कर रहे हैं, संक्रमण को रोकने का काम कर रहे हैं। और इसी से क्या निकला है, पेनिसिलिन निकला है, इसी से पेनिसिलिन निकला। और सुनिएगा ध्यान से, कहते हैं ना कि जरूरत, कहते हैं ना कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा जानना बहुत जरूरी है। इस पेनिसिलिन को हम ओरल यानी मुंह में ले सकते हैं, यानी पानी के साथ ले सकते हैं, दवा घोट सकते हैं। इसकी क्या होती है, इंजेक्शन भी आता है। ठीक है, इसका इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जरूरत से ज़्यादा इसको यूज करेंगे तो आपके पेट को ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से आपके आंत में इन्फेक्शन हो सकता है कि आपका लीवर भी खराब हो सकता है। यानी यह पेट को क्या करता है, डैमेज करता है अगर खाली पेट। इसलिए अगर आपको इसको लेना है तो आपको खाना खाकर या खाने के साथ लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये खाने में जब मिक्स होगी तो इसकी क्षमता जो होगी वो लिमिट में रहेगी। अगर आप उसी तरह से नॉर्मल ले रहे हैं बिना कुछ खाए पिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक इसी तरह से लिया भी जाता है। और एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा अगर आप लेते हैं, ये एनसीईआरटी के बुक में लिखा है, तो जब भी इससे रिलेटेड कोई भी रोग या कोई भी बीमारी होगी तो ये एंटीबायोटिक उस समय काम करना बंद कर देगी, आपके शरीर पर काम नहीं करेगी। आगे चलकर क्या करेगी, ये नुकसान ही करेगी, ये आगे चलकर क्या करेगी, नुकसान ही करेगी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, पशुओं की वृद्धि और विकास के लिए, और जो हम लोग क्या करते हैं, मुर्गे का पालन करते हैं, उसमें भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। और जब ये प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं तो उन जीवों को क्या होता है, जंतुओं को, पशुओं को, मवेशियों को और जो मुर्गी पालन कर रहे हैं उनको संक्रमण से बचाया जाता है। यहाँ तक कि उनके आंतरिक रोगों से भी उनको क्या किया जाता है, बचाया जाता है। और उनका वृद्धि और विकास बहुत ही
तेजी से होता है, उनकी वृद्धि और विकास क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। और याद रखिएगा, मैंने फिर से कह दिया था कि आप अगर एंटीबायोटिक जरूरत से ज़्यादा लेते हैं तो जब उससे संबंधित कोई भी रोग होगा तो ये एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगा, ठीक है, तब उस समय ये काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो ये चीज़ों को समझिएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टीका, जिसको वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वैक्सीन के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। वैक्सीन के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि वैक्सीन क्या होती है, ठीक है। तो चलिए भाई वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, वैक्सीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टीका कहते हैं, ठीक है। टीका, ठीक है, वैक्सीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन का काम क्या है, ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऐसे समझिएगा, समझने का एक तरीका होता है, उस तरह से समझिएगा। एक पहलवान जब किसी भी मैदान में उतरता है तो उसको दांव पे सिखाए जाते हैं। उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि आगे का जो प्रतिद्वंदी हो ताकि उसको पटखनी दे सके या उससे लड़ सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको दांव पे सिखाया जाता है ताकि वो अपने आप को बचाए, दूसरा जो प्रतिद्वंदी हो उसके ऊपर अटैक भी कर सके। उसी तरह से जो वैक्सीन होती है यह हमारे शरीर को रोगों से बचने की क्षमता प्रदान करती है, साथ में और उसके बाद उनको मारने की भी क्षमता हमारे शरीर में पैदा कर देती है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, फिर समझिएगा। एक पहलवान है कोई, जिसको पहलवानी करनी है, जिसको लड़ना, या एक फाइटर है जिसको लड़ना है, तो उसको लड़ने के साथ साथ उसकी अपनी सुरक्षा के लिए भी दांव पे सिखाए जाते हैं, जिससे वो दूसरे पर अटैक भी कर सके और उनके अटैक से बच भी सके। उसी तरह से ये वैक्सीन होती है, यह हमारे शरीर की रक्षा तो करती है, साथ में हमारे शरीर में ऐसी क्षमता पैदा कर देती है, ऐसी क्षमता पैदा कर देती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो आने वाला प्रतिद्वंदी है रोग के रूप में, जो जीवाणु या बैक्टीरिया या वायरस से होते हैं, उनसे भी लड़ने की क्या कर देती है, क्षमता पैदा कर देती है, उससे भी लड़ने की क्या कर देती है, क्षमता प्रदान कर देती है। जब भी कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उससे ये लड़ने का काम करते हैं, उससे हमें ये बचाने का काम करते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया, वह जीवाणु जो है और वायरस जो है हमारे शरीर में रहे, लेकिन हमारे ऊपर कोई प्रभाव उसका न पड़ सके, यानी रोगों को क्या करती है, नष्ट करती है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और यह वैक्सीन जीवन में सिर्फ एक बार, या कहा जाता है इनके कुछ टर्म होते हैं, कंडीशन होते हैं, जो 1 माह में या 2 माह के अंतराल पर 2 बार 3 बार लगा दिए जाते हैं, कोई कोई एक ही बार लगा दिया जाता है। और जीवन भर इन वैक्सीन की जो मौजूदगी होती है हमारे शरीर में प्रॉपर बनी रहती है, ठीक है, प्रॉपर बनी रहती है। और इस तरह से वैक्सीन क्या करती है, सदा हमारे शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो इसमें जो होता है हमको, जैसे हो गया टीबी, ठीक है, टीबी जिसको क्षय रोग कहते हैं, चेचक, ठीक है, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। अभी आप सुने होंगे कि मलेरिया का भी वैक्सीन बन चुका है, ठीक है। 2 मिनट रुकिए, लाइट है, देखिए। तो ये सारे क्या हैं, इसके लिए टीके बनाए गए हैं। अब जैसे हमारे मतलब शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने भी उस चीज को किया है और आप भी किए होंगे। क्या होता था कि पहले जो होता था कि पल्स पोलियो का अभियान चला, ये क्या होता था कि ड्रॉप के रूप में हमें दिया जाता था, और जब तक हम 5 साल के लगभग, शायद यही है कि हमें क्या किया जाता था, ये दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, एक अभियान की तरह चला, जिसकी वजह से पोलियो होने की क्षमता जो थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट होने लगी। यानी ये दवा एंटीबायोटिक के काम करना शुरू कर दिया था, जो टीका होता है ये लगता था, ठीक है। जिसके कारण अगर हम बात करें, इसी तरह से अगर हम बात करें तो चेचक के लिए भी क्या होता है, एक मतलब चेचक ये ऐसे ऐसे बीमारियां थी जो क्या करती थी, इंसान का जीवन खराब कर देती थी। तो इनके लिए क्या होता था कि एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाता था, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे क्या हो गया, चेचक हो गया। अच्छा, इसी में हैजा भी जोड़ लीजिए, हैजा भी, ठीक है,
ये धीरे धीरे क्या हो गया, इन पर कंट्रोल पाना शुरू हो गया। पल्स पोलियो इसीलिए चला था जिससे ताकि आपको पोलियो ना हो, उसका भी क्या हो सके, रोकथाम हो सके। तो ये सारी चीजें इसमें वैक्सीन के रूप में आना शुरू हुआ, जो वैक्सीन क्या करती थी, हमें खुद रोगों से लड़ने की क्षमता देती थी और साथ में उनको मारने की भी क्षमता हमारे शरीर में अपने आप पैदा हो जाती थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, यही चीज इसमें हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ना है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, किस तरह से मिट्टी में उर्वरता की वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए इसमें जिसमें जहाँ जहाँ खास खास चीजें हैं वो हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है, और जहाँ जरूरत की चीजें नहीं है भाई तो वहाँ हम आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी तो होना चाहिए। और दूसरी चीज, बकवास करने से कोई फायदा नहीं है, बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम पढ़े वही जो हमारे काम का हो, हम पढ़े वही जो हमारे काम का हो, जो हमारे काम का नहीं है उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिट्टी की, ठीक है, उर्वरता में वृद्धि। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। ठीक है, ठीक है, उर्वरता में वृद्धि। ठीक है, समझ में आई बात, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। इंक्रीजिंग सॉइल, ठीक है, फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या होता है, दो चीजें, एक तो कुछ खास तरह के जीवाणु, जीवाणु के बारे में भी बात करेंगे, पहले समझते जाइए क्योंकि इसके आगे भी दिया है, जीवाणु और नीले शैवाल। नीले शैवाल, ये नाम याद रखिएगा, ये दो नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, एक तो जीवाणु और क्या, नीले शैवाल, या नीले हरे शैवाल भी लिख सकते हैं, नीले हरे शैवाल भी आप लिख सकते हैं, नीले हरे शैवाल भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीले हरे शैवाल भी लिख सकते हैं। यह ध्यान से सुनिएगा, यह दोनों क्या करते हैं, वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रोजन को, वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजनी यौगिक बनाते हैं, स्थिरीकरण करके नाइट्रोजनी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी यौगिक बनाते हैं और उनका मिट्टी में क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो पेड़ पौधा है वह नाइट्रोजन का डायरेक्ट संरक्षण नहीं करता है या डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उसके यौगिक को क्या कर सकता है, अपने अंदर लेता है, जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया। ठीक है, इनको लेता है। ठीक है, तो यानी नाइट्रोजन के यौगिक को एक्सेप्ट करता है कौन, हरे पेड़ पौधे। किसके द्वारा करते हैं, तो जड़ों के द्वारा करते हैं। उसमें जैसे कि दलहनी फसल होती है, जैसे सेम हो गया, मटर हो गया, इसके जो जड़ें होती हैं उनमें पाया जाता है, जीवाणु होते हैं या नीले हरे शैवाल होते हैं, जो मिट्टी की में क्या करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक का क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल से लेते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक का क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, उनके अंदर यानी पेड़ पौधों के अंदर नाइट्रोजन की क्या हो सके, कमी ना हो पाए, नाइट्रोजन बड़े आसानी से क्या हो सके, मिल सके। इसीलिए इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है, इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है या स्थिरीकारक कहा जाता है, याद रखिएगा। कुछ क्या होते हैं, इसी में एक हेडिंग, ये चीज इतना अगर आपको समझ में आ गया, इन दो शब्दों को याद रखिएगा बाबू, इन दो शब्दों को याद रखिएगा, जीवाणु और नीले हरे शैवाल के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। अब इसी में बात करते हैं कि कुछ जो पदार्थ होते हैं, जैसे पर्यावरण का शुद्धिकरण, जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को दूषित कर सकते हैं, पर्यावरण का शुद्धिकरण। ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण का शुद्धिकरण क्या करना है, तो पर्यावरण का शुद्धिकरण, क्या लिख देते हैं, कभी कभी लिखते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण। ठीक है, शुद्धिकरण, ठीक है, पर्यावरण का शुद्धिकरण के बारे में बात करते हैं। अब क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका क्या हो सकता है, जिनका शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात, जैसे प्लास्टिक हो गया, उनका अपघटन नहीं हो सकता है, कांच हो गया, इनका अपघटन नहीं हो सकता है। तो
तो कुछ ऐसे चीजें जो जैविक रूप में होते हैं उनका हो सकता है। जैसे आपको बात करें कि पेड़ पौधे हैं सड़ गल रहे हैं, तो उनका हो सकता है, वो उनको छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं। अपघटन करके क्या करते हैं, उनको सरल पदार्थों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे क्या हो सके, मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो जमीन पर ही पड़े रहेंगे। उसी तरह से जो जंतु होते हैं, आप देखेंगे कोई जंतु मर गया है तो उसमें जीवाणु लगते हैं, उसको खाकर सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, ताकि उसकी वजह से दूषण मतलब कि प्रदूषण न फैले। और वो जो होता है इस तरह से उसको तोड़ देते हैं सरल पदार्थों में, जिससे क्या होती है, मिट्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, खासकर नाइट्रोजन के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है, नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे क्या होता है कि हमारे पौधे, जिससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। और याद रखिएगा, आपका विटामिन, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, उसके बाद आपका एसिड है, ठीक है, एसिडिक एसिड है, ठीक है, ये सभी में नाइट्रोजन जरूर पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन जरूर पाया जाता है, जिनको हमारे लिए क्या होता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो होते हैं ये क्या करते हैं, मृत पदार्थ जो होते हैं या मृत जीव होता है या कोई पेड़ पौधा सड़ा गला है, उसको सड़ा गला कर छोटे छोटे क्या करते हैं, सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें अन्य पौधे या जंतु या मिट्टी क्या करती है, जिसकी वजह से उनकी क्षमता, उर्वरता की क्षमता बढ़ जाती है, और उसको क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, याद रखिएगा। अब हम पढ़ने चल रहे हैं। अब यहाँ से आपको शुरू होता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, ये सब तो चीजें सिंपल थी, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हार्मफुल, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इनको ध्यान दीजिए। ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। रोगाणु के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं, जिससे हमारा रोग फैलता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। चाहे मनुष्य हो, चाहे जंतु हो या पौधा हो, पौधा, इन तीनों में रोग फैल सकता है। इन तीनों में रोग की वजह से इनका क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है या ये नष्ट हो सकते हैं। तो जो जीवाणु इनको इनको हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इनको प्रभावित करते हैं, वो क्या होते हैं, रोगाणु होते हैं। क्या होते हैं, रोगाणु होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, जो इनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ तो तरीका ये होता है, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिन अगर कोई एक पौधा बीमार है या कहा जाए एक पौधा किसी रोग से ग्रसित है, तो उसके संपर्क में आने वाला दूसरा पौधा भी क्या हो सकता है, ग्रसित हो सकता है। इसी तरह से कुछ जंतु भी होते हैं, एक जंतु दूसरे जंतु में क्या हो सकता है, रोग को फैला सकता है। उसी तरह से मनुष्य होता है, देखिए जुखाम, खांसी, ठीक है, कुछ बुखार भी, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, अगर एक मनुष्य को है तो जुखाम वायरस होता है जिसकी वजह से जुखाम होता है, तो अगर दूसरा व्यक्ति जब छींकता है तो उसके करोड़ों या उससे अधिक क्या होता है, वायरस क्या होता है, हवा में फैलता है। और जब दूसरे व्यक्ति उसको संपर्क में आते हैं तो वह उस व्यक्ति के संपर्क की वजह से दूसरे व्यक्ति को भी जुखाम हो सकता है, दूसरा व्यक्ति भी क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। ठीक है, इसी में आपको चिकन पॉक्स देखने को मिलेगा, सर्दी जुखाम देखने को मिलेगा, बुखार देखने को मिलेगा। टीबी में भी यही होता है। आपको कंडीशन बता दें, जब टीबी की वैक्सीन या कहा जाए टीबी का कोर्स नहीं बना था, एंटीबायोटिक नहीं बनी थी, तो लोगों के घर जिनको टीबी हो जाता था उनका बर्तन अलग कर दिया जाता था, उनका कपड़ा अलग कर दिया जाता था, उनका रूम अलग कर दिया जाता था, सारी चीजें अलग कर दी, क्योंकि ये फैलने का काम करते थे, ये बीमारी फैलाने का काम करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा गया, तो संचारी रोग कहा गया। क्या कहा गया, संचारी रोग कहा गया, संचारी रोग कहा गया, जिनकी वजह से क्या होती है, बीमारी फैलती है। ठीक है, संचारी रोग कहा गया। ठीक है, संचारी रोग या संचारणीय रोग भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, फैलते हैं। अब संचारणीय रोग में कौन कौन सा आता है, तो क्या क्या आता है संचारणीय रोग में, तो आपको हैजा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो हैजा देखने को मिलेगा,
ठीक है। चिकन पॉक्स देखने को मिलेगा, चिकन पॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। सर्दी जुकाम देखने को मिलेगा, खाम देखने को मिलेगा, ठीक है। हैजा, चिकन पॉक्स, सर्दी जुकाम। और क्या देखने को मिलेगा, तो आपको और देखने को मिलेगा टीबी, क्षय रोग, ये भी देखने को मिलेगा, जो क्या करते हैं, फैलने का काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, फैलने का काम करते हैं, जो आपको क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें ये चीज हो गया। अब कहते हैं रोग वाहक, ठीक है, जो क्या करते हैं, रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, तो रोग वाहक कहा जाता है, ठीक है। अब इसी में दो शब्द, दो चीजों का नाम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। रोग वाहक में दो चीजें, रोग वाहक में दो चीजें, एक मक्खी, ठीक है, एक मक्खी, दूसरा क्या हो गया, मच्छर, ठीक है, मच्छर। उसमें भी मच्छर में दो, एक मादा एडीज मच्छर और मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, दो का बात कर रहे हैं, ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर और मादा एडीज मच्छर, ठीक है। अब पहले मक्खी की बात करें। मक्खी ऐसी एक जीव है जो हर जगह, हर घर, हर स्थान पर पाया जाता है। यह अच्छे जगहों पर भी बैठती है और गंदे जगहों पर भी बैठती है। तो इनके पैरों के जरिए, पंखों के जरिए, जैसे किसी भी गंदी जगह पर बैठकर आपके भोजन पर बैठेगी, तो वहां से क्या करेगी, वहां से रोग को लेकर आएगी और आपके भोजन के जरिए आपके अंदर पहुंचाने का काम करेगी। तो ये मक्खी हो गई। मक्खी का इतना ही है और इसके द्वारा कई रोग फैलते हैं। हैजा हो सकता है, ठीक है, समझ में आई बात, हैजा हो सकता है, अतिसार भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको लूज मोशन भी होने लगता है। कई तरह की बीमारियां इससे फैलती हैं। लेकिन ये जो है, ये दो चीजों को तो अपने कंफर्म अपने साथ लेकर चलता है, एकदम कंफर्म है, समझ लीजिएगा, ठीक है। मादा एनाफिलीज, जो मादा एनाफिलीज है, मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज, ठीक है, फ्लीज, ये याद रखिएगा। मादा एनाफिलीज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मादा एनाफिलीज की बात कर रहे हैं। ये मादा एनाफिलीज जो होती है, यह क्या करती है, प्लाज्मोडियम नामक, ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक रोगाणु को या परजीवी को, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता है या आपके शरीर के अंदर पहुंचा देता है। किसको पहुंचा देता है, तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक, ठीक है, परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है, क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है, परजीवी है, ठीक है, क्या है, परजीवी है, परजीवी है। इसी को प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं, कोई लोग मात्रा लगता है कहीं कहीं प्लाज्मोडियम। ये एक परजीवी है जो क्या होता है, आपके रक्त में पहुंचता है और बड़ी तेजी से इसकी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और जब वृद्धि इनका शुरू होता है तो सीधे सीधे WBC पर अटैक करते हैं, ठीक है, या आपके रक्त को दूषित करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपको बुखार होना, कपकपी आना, बदन का टूटना शुरू हो जाता है। इसी में एक आता है एडीज, मादा एडीज मच्छर, एडीज मच्छर, ठीक है, ये एडीज मच्छर, ठीक है, ये भी मादा, दोनों मादा, ठीक है, दोनों मादा, ये भी क्या है, मादा है, ठीक है, मादा एनाफिलीज, ठीक है। इसकी वजह से डेंगू फैलता है, इसकी वजह से डेंगू फैलता है, जिसकी वजह से बड़ी तेजी से आपका प्लेटलेट्स क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है, ठीक है, क्या होने लगता है, डाउन होना शुरू होता है। तो ये दो जो है मच्छर क्या करते हैं, रोगों को फैलाने का काम करते हैं, रोगों को फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए चीजों को। देखिए अब कुछ जैसे जीवाणुओं से होने वाले रोग, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है, एकदम आराम से देखते रहिए, बहुत चीजें बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ते रहिए, सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है, तो समझिएगा, ठीक है। तो देखिए एक तो मैंने बोला टीबी, जिसे क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। दूसरा हैजा हो गया, क्या हो गया, हैजा हो गया। एक टीबी हो गया यानी क्षय रोग, हैजा हो गया, फिर उसके बाद टाइफाइड हो गया, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड, टाइफाइड, ठीक है, ये कहीं टाइफाइड होता है, कहीं टाइफाइड होता है, ठीक है। इसका मुख्य कारण यही होते हैं जीवाणु। जितना दिया उतना भाई, आगे
की कक्षाओं में और देगा तो और बताएंगे, ठीक है। आगे की कक्षाओं में और देगा तो और बताएंगे, ठीक है। इसके लिए घबराइएगा नहीं। अब टीबी, ठीक है, क्षय रोग, टीबी जीवाणु से फैलता है। टीबी किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसके जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? वायु में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं। ये किसकी वजह से होता है? इस किसकी वजह से होता है? दूषित जल की वजह से, दूषित भोजन की वजह से, ठीक है, दूषित जल की वजह से और दूषित भोजन की वजह से क्या होता है? क्षय रोग होता है। जल व दूषित भोजन, ठीक है, जल व दूषित भोजन। कौन सा भोजन? दूषित, दूषित भोजन की वजह से ये होता है। ये तो वायु में उपस्थित होता है। टाइफाइड क्या होता है? जब आप क्या करते हैं, टाइफाइड में क्या करते हैं, जब आप दूषित जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दूषित जल का प्रयोग करते हैं, दूषित जल का प्रयोग करते हैं, तब आपके साथ, तब आपको क्या देखने को मिलता है? टाइफाइड देखने को मिलता है। तो क्षय रोग वायु बैक्टीरिया में वायु में बैक्टीरिया उपस्थित होती है। आप इसकी वजह से दूषित जल और दूषित भोजन की वजह से होता है। टाइफाइड भी किसकी वजह से होता है? दूषित जल की वजह से होता है। ये जीवाणु का रहा है, ये किसका रहा? जीवाणु का रहा, ठीक है। जो दिया है भाई उतने पे ही चलेंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं। जब आगे बढ़ेंगे, अगर जरूरत मतलब जहां जहां पर चीजें दी रहेंगी उसको हम पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं वायरस की, ठीक है, वायरस की बात करते हैं, ठीक है, वायरस की बात करते हैं। वायरस, ठीक है, इसमें आता है आपका पहली बार हेपेटाइटिस आ जाएगा। हेपेटाइटिस, उसमें भी हेपेटाइटिस ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है? ए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो हो गया, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, खसरा हो गया। पोलियो, चिकन पॉक्स और खसरा, हेपेटाइटिस, ठीक है। क्या? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए। ये क्या है? वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। और ये हमारे पेट को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है या डैमेज करता है। और किस में पाया जाता है? तो जल में, ठीक है। दूषित जल लीजिए, हेपेटाइटिस आ जाएगा आपके पास। पोलियो, पोलियो, पोलियो ये भी क्या है? वायरस की वजह से होता है। ये भी किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से पोलियो भी होता है, ठीक है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो दूषित वायु एवं जल, दूषित वायु एवं जल, ठीक है, दूषित वायु एवं जल। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये भी क्या होता है? वायरस की वजह से होता है, ठीक है, वायरस की वजह से होता है। इसके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? तो वायु जिम्मेदार होता है। वायु क्या होता है? जिम्मेदार होता है। चिकन पॉक्स के लिए भी वायु जिम्मेदार होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी में एक और आता है, हम लोग इसके बारे में भी पहले भी बात किए हैं। ये भी क्या होता है? हवा में, वायु में ये भी मौजूद रहता है भैया। ये भी क्या होता है? वायु में मौजूद रहता है। वायु में क्या होता है? मौजूद रहता है, ठीक है, वायु में भी मौजूद रहता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? जो किसकी वजह से होती है? तो वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो जल के कारण होता है, जल में इसकी मौजूदगी होती है। पोलियो वायु और जल दोनों में होता है। चिकन पॉक्स के जो वायरस होते हैं वायु में होते हैं। खसरे का भी जो वायरस होते हैं वो वायु में होती है। और इन सभी के क्या होते हैं? टीके लगाए जाते हैं। सारे के क्या है? टीके लगाए जाते हैं। अब इनसे बचना क्या है भाई? जो जल पी रहा है उसको उबाल के पीजिए, सारी बैक्टीरिया मर जाएंगे, सारे वायरस मर जाएंगे। आप उस जल का यूज करिए। वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। वायु को क्या करना? शुद्ध करना पड़ेगा। यहाँ पर जल, हमें गर्म जल पीना पड़ेगा, यानी उबालिए उसको। और साथ में टीका भी लगवाना क्या करेगा? जरूरी होगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? टीका लगवाना पड़ेगा, ठीक है, टीका लगवाना पड़ेगा, याद रखिएगा। बस एक ही जो होता है, एक परजीवी की वजह से होता है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजुआ की वजह से होता है। लेकिन उसके वाहक कौन होते हैं? मच्छर होते हैं। उसके वाहक क्या होते हैं? मच्छर होते हैं। तो इनको बचने के लिए क्या किया जा सकता है भाई? तो इनसे बचने के लिए हमें मच्छरदानी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई याद रखिएगा, जो हम लोग रिफिल यूज करते हैं, जो भी हम लोग क्या करते हैं, जिनको इलेक्ट्रिक के जरिए चलाया जाता है, ठीक है, जो मच्छर के लिए होते हैं, वो हमारे लिए भी क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं।
तो इसका तो हम सबसे अच्छा सजेशन देंगे मच्छरदानी, जिसकी वजह से आप मच्छर से बचे रहेंगे। ठीक है, मच्छरदानी का यूज करिए, आपके हेल्थ को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। नहीं तो आप अगर कॉइल जलाते हैं या रिफिल का यूज करते हैं, किसी भी भाई ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकते हैं इस वजह से, तो हम वो क्या होता है, वो भी वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है। ठीक है, तो उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बचने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। हार्मफुल हो गया, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, इनसे हम भी प्रभावित हो जाते हैं। जंतुओं के भी रोग कारक जीवाणु से कभी कभी हम लोग भी, मानव भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, मानव भी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, मनुष्य और पौधों में पाए जाने वाले रोग के अलावा, ठीक है, मनुष्य और पौधों में पाए जाने वाले रोग के अलावा जंतुओं में भी क्या होता है, रोग पाया जाता है, जिसकी वजह से जंतु भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और एक जंतु से दूसरे जंतु में भी फैल सकता है। ठीक है, एक जंतु से दूसरे जंतु में भी फैल सकता है। उसी में अगर हम उदाहरण ले तो हम एंथ्रेक्स का ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं, एंथ्रेक्स का। अच्छा, एंथ्रेक्स क्यों लिए, देखिए एंथ्रेक्स लेने का कारण क्या है, एंथ्रेक्स क्यों लिए उसका कारण सुन लीजिए। देखिए एंथ्रेक्स जो है ना, एक ऐसा मतलब रोग है जो मनुष्य व जंतु दोनों में हो सकता है। मनुष्य व जंतु दोनों में हो सकता है, मनुष्य व जंतु दोनों में हो सकता है। ठीक है, और ये भयानक रोग है। ठीक है, इसी को कहीं कहीं खुरपका मुखपका भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जंतुओं के मुख में होता है। ठीक है, जंतुओं के मुख में होता है, जंतुओं के मुख में होता है और खूर में होता है, मुख में और खूर में ये पाया जाता है। ठीक है, और ये भयानक रोग है। ये क्या है, भयानक रोग है। इस रोग की खोज करने वाले, इस रोग को पकड़ने वाले, ठीक है, कौन थे, तो बेसिलस एंथ्रिस थे। ठीक है, बेसिलस, ठीक है, बेसिलस, ठीक है, एंथ्रिक्स थे, बेसिलस एंथ्रिक्स थे। कौन थे, तो बेसिलस एंथ्रिस थे। ठीक है, एंथ्रिसिस थे, बेसिलस एंथ्रिसिस थे। उन्होंने ही इसकी क्या की थी, इस कारक की खोज की थी। ठीक है, इस कारक की खोज की थी, किसने की थी, तो बेसिलस एंथ्रिसिस ने की थी। ठीक है, बेसिलस एंथ्रिसिस नामक रोग की खोज की थी। क्या बोल रहे हैं भाई, उल्टा बोल रहे हैं। ये एंथ्रिसिस, बेसिलस एंथ्रिसिस क्या है, इस जीवाणु का नाम है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रोग फैलता है। और इसकी खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था, देखिए पढ़ाने के चक्कर में दिमाग कुछ उल्टे चलता है। रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। कब किया था, तो 1876 में। देखिए फिर 36 बोला, 1876 में किया था। यही है जो इसको फैलाता है, एंथ्रेक्स रोग को फैलाने वाला बेसिलस एंथ्रेसिस नामक क्या था, जीवाणु था। ठीक है, बेसिलस, ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है। यही जीवाणु क्या करता है, एंथ्रेक्स रोग को फैलाता है। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग को फैलाने वाला कौन था, बेसिलस एंथ्रेसिस था। किसने खोज की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। कब की थी, तो 1876 में की थी। ठीक है, 1876 में की थी। अब इसी तरह से अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि कुछ पौधों में पाए जाने वाले रोग। ठीक है, पौधों में पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रोग जिनकी वजह से क्या होते हैं, पौधे प्रभावित होते हैं। हम लोग इससे पहले भी आप जाकर उठा कर देखिएगा वीडियो, पिछला वीडियो देखेंगे तो गन्ने में कौन सा रोग पाया जाता है, ठीक है, आलू में कौन सा रोग पाया जाता है, सारी चीजें मैंने लिखवा रखी हैं। आप एक बार प्लीज उन सब वीडियो को देखिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो हम एनसीईआरटी से ज्यादा हट नहीं सकते। गेहूं में कौन सा रोग पाया जाता है, धान में कौन सा रोग पाया जाता है, चने में कौन सा रोग पाया जाता है, आलू में कौन सा रोग पाया जाता है, सब हमने करवाया है आपको। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ आपको एनसीईआरटी में जो पढ़ाए गए हैं उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। देखिए एक रोग होता है नींबू कैंकर। ठीक है, कौन सा रोग, नींबू कैंकर जीवाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है और ये वायु में मौजूद होते हैं।
ये किस में मौजूद होते हैं? वायु में मौजूद होते हैं। नींबू कैंकर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, नींबू कैंकर, कैंकर, ठीक है, ये कहाँ मौजूद होते हैं? तो ये पहली बात तो ये है क्या? जीवाणु है, ठीक है, और ये वायु में मौजूद होते हैं। ये क्या होते हैं? वायु में मौजूद होते हैं, ठीक है। पादप रोग है, ठीक है, पादप रोग है, ठीक है। अब गेहूं रस्ट, गेहूं रस्ट, गेहूं रस्ट, ठीक है, गेहूं रस्ट, ये कवक होता है। ये क्या होता है? कवक होता है। गेहूं रस्ट जो होता है ये क्या है? कवक है, ठीक है। यह वायु और बीज के जरिए, मतलब एक बीज अगर दूषित है, पहली बात तो वायु में भी होता है वह बीज, अगर एक बीज इससे दूषित है तो पूरा फसल इससे खराब हो सकती है, पूरी फसल क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। भिंडी की पीठ, ठीक है, भिंडी की पीठ, ठीक है, भिंडी की पीठ, ठीक है, पीठ, ठीक है, ये क्या है? वायरस है, वायरस है। और इसे कौन फैलाता है? तो कीट फैलाता है, कीट फैलाता है, ठीक है, कीट की वजह से ये फैलते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? कीट की वजह से फैलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, कीट फैलते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए भाई, ये आपका हो गया, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए आपका कुछ चीजें और बच गई हैं और मुझे लगता है हमें जहाँ तक समझ में आता है कि मैं चाहता हूँ कि आपको जो पिछले मतलब वीडियो में आपको देखने को जो मिलेगा उसको मैं फिर एक बार जो रोग हैं उनके मतलब जितने भी अधिक से अधिक ट्रिक हैं रोग के, वायरस से होने वाले रोग, जीवाणु से, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है, तो वायरस से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग और क्या कहते हैं परजीवी से होने वाले रोगों का एक आपको पहले बात तो पूरा लिखवाऊंगा, साथ में आपको ट्रिक दे देता हूँ जिससे आप उनको याद कर सकें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत